बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस सेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इसलिए कहा गया, और रीज़न इसकी ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि थीसिस फेज़ में जाते हैं कोर्स वर्क के अलावा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, एक कोर्स वर्क का, एक थीसिस का, एमएस में, जो कि आप 8 कोर्सेज़ पढ़ने के बाद जो आपके लास्ट जो 6 क्रेडिट आवर्स बचते हैं, जिसमें आप थीसिस भी ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, और कोर्सेज भी 2 कोर्सेज या 1 थीसिस आप ले सकते हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स थीसिस में जाते हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग के थीसिस किस तरह से राइट करना है। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? ये सर आ रही है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ना यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक लिया गया इनिशिएटिव कि आप इस पे एक सेशन दें, ताकि इसमें काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ें ना थीसिस राइटिंग के हवाले से वो हो सकें क्लियर। तो आज इस जो सेशन है हम इसमें ये कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक थीसिस का जो मेन स्ट्रक्चर है उस पे हम बात करेंगे, उसके हवाले से जो उसकी लेंथ्स वगैरह, और उस हवाले से उसमें किस तरह से हमें किस तरह से जिस तरह से कहते हैं कि सेक्शन को किस तरह से डिवाइड करना है। मतलब हम टेक्निकल नहीं जाएँगे, लेकिन इसमें हम बात ये करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारे, और उसके अलावा जो हमारा टेम्पलेट है यूनिवर्सिटी का, उसको हम एक दफ़ा देखेंगे, उसमें चीज़ें कैसे ऐड करनी है। उसके अलावा लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ें तो सारे स्टूडेंट्स तो हैं, वो चलें कुछ प्लस माइनस मिस्टेक्स के साथ कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि थीसिस में रह जाते हैं, और वो थीसिस बाइंडिंग के बाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी आ जाता है, और ऑनलाइन अगर कोई यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है वहाँ भी आ जाता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें रह जाते हैं, लास्ट में हम वो चीज़ें भी देखेंगे। तो बेसिकली एमफिल थीसिस जो है वो क्या होता है? देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने थीसिस ऑप्ट किया, उसने उसके बाद थीसिस ऑप्ट करने के बाद सबसे पहले आप लोग एक देते हैं सिनॉप्सिस। जिन्होंने आरएम का कोर्स पढ़ा था, रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि हम लोग जो है एक डेडलाइन देते हैं, उसमें हम सिनॉप्सिस रिक्वायर करते हैं कि जो हैं स्टूडेंट्स थीसिस करना चाह रहे हैं, वो एक सिनॉप्सिस के एक फॉर्मेट पे, सिनॉप्सिस भी हमारा एक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर फॉर्मेट है, वही दिया जाता है। उस पे एक आप लोगों ने एडिशन करनी होती है, वो काम जो आप लोग करना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, वो खैर उस हवाले से सेशन नहीं है। तो वो ऐड करके इन बिटवीन स्टूडेंट एंड सुपरवाइजर, वो आप डिस्कशन के साथ वो जब से ऐड करते हैं तो वो एक्सेप्ट करवाना होता है आप लोगों ने। एक्सेप्टेंस मीन के आप लोगों का एमफिल थीसिस है तो वो सुपरवाइजर के इन बिटवीन होगा, लेकिन अगर ये पीएचडी थीसिस पर जाएं तो वो कमेटी होती है नॉर्मली, उसमें 2 से 3 प्रोफेसर्स होते हैं जो कि वो करते हैं। वो खैर अभी पीएचडी का सिलसिला आप लोगों का नहीं है, तो उसमें ये है कि वो जब सुपरवाइजर ने उसे एक्सेप्ट किया तो फिर आप रिसर्च फेज में आ जाते हैं, थीसिस के फेज में। फिर उसके बाद आप वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने में आप लोग कुछ लिटरेचर पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, और उसके बाद हाँ, अब जो काम करना है वो यहाँ पर मेंशन है कि ये ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए। इट मीन्स कि वो काम जो है आपका होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थीसिस किसी का हो, एज़ इट इज़ आपने उसको चेंज कर लिया। हम इसमें प्लेजरिज्म को भी डिस्कस थोड़ा-सा करेंगे कि प्लेजरिज्म किस तरह से होते हैं। तो किसी का थीसिस हो, हाँ, ये हो सकता है कि आपने देखिए किसी का थीसिस है, एज़ इट इज़ आपने सेम टू सेम वही काम किया, लेकिन आपने एक छोटी-सी कोई इम्प्रूवमेंट कर दी, मामूली सी इम्प्रूवमेंट की, उससे भी थीसिस हो सकता है। लेकिन वो राइटिंग जो है ना, राइटिंग, वो टेक्स्ट प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, और उसको प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए। खैर, इसको हम प्लेजरिज्म में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ओरिजिनैलिटी का फैक्टर होना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा काम होना चाहिए जो कि आपकी इनपुट हो। जब आपने काम कर लिया उसके बाद आप इसको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको एक राइटिंग में लेके आते हैं, उसको हम एमफिल थीसिस कहते हैं। अच्छा, बेसिकली अब हम बात करते हैं लेंथ की। तो एक टिपिकल जो एमफिल थीसिस है वो मिनिमम ऑफ 40 टू मैक्सिमम ऑफ 80 पेजेस तक जाता है, जिसमें ये रेफरेंसेस शामिल नहीं होते।
मीन्स आपका 50 से लेकर 90 पेजेस के दरमियान जो है वो टोटल जो ऑल इन जो थीसिस आपका होता है ना, जो अदर पेजेस मिला के, अदर पेजेस मैक्सिमम आपके 10 हो जाएंगे, इसमें रेफरेंसेस शुरू के कुछ आ गए, तो आपको 40 to 90 के दरमियान चला जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर के साथ कि आपका काम कितना था और उस वो काम की क्या रिक्वायरमेंट है। कई दफ़ा ग्राफ ज़्यादा है, कई दफ़ा टेक्स्ट ज़्यादा है, तो उस हवाले से। लेकिन आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए टोटल जो आपके ना टोटल आपके जो पेजेस हैं। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपका तकरीबन 80-90 से ज़्यादा है, क्योंकि 90 से ऊपर अगर बात करें ना तो 100 to 140 तक पीएचडी थीसिस होता है। तो ये एक लेंथ आपको मिनिमम जो है ना वो आपको माइंड में होनी चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम किसी का नहीं जाता, मिनिमम ही होता है कि कईयों का 40 पेजेस पे टोटल आ जाता है, 35-40 पे, तो वो आप लोगों का एटलीस्ट उसमें 50 प्लस पेजेस आपके होने चाहिए, इंक्लूडिंग जो आपके स्टार्टिंग और एंड के पेजेस हैं। वो स्टार्टिंग एंड के पेजेस भी हम इस के एंड में, इस सेशन में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो टॉपिक है रिसर्च थीसिस का टाइटल, ये इसके हवाले से नहीं है, लेकिन हम इस पे 1-2 मिनट की डिस्कशन ज़रूर करेंगे। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक तो ये ना कि थंब रूल है कि कुछ टाइटल किस तरह से होने चाहिए। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ से इसको रिलेट करता हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी है। देखिए, आप लोग जब अपना सिनॉप्सिस देते हैं ना, सिनॉप्सिस जब इनिशियल स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप लोगों ने ऑप्ट करना है, कोर्स वर्क करना है या थीसिस करना है। अगर आप लोगों ने थीसिस लेट्स सपोज ऑप्ट कर लिया, जिसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो उसको ऑप्ट करने के बाद आप लोगों ने इन बिटवीन, आपको एक डेडलाइन दी जाएगी कि आपने इन बिटवीन स्टूडेंट सुपरवाइजर आप लोगों ने एक सिनॉप्सिस सबमिट करवाना है। और जब सिनॉप्सिस आप सबमिट करवाएंगे, उसमें आपका जो मेजर जो पोर्शन होगा ना, वो होगा कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, आपका जो एरिया कौन सा है, ज्यादा फोकस उस पे होगा। उसमें एक टाइटल होगा, आप लोगों ने टाइटल मेंशन करना होगा, लेकिन वो टाइटल जो है ना, उसमें लिटिल बिट आप कोई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद एक हमारी यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के जो मेन जो है फैकल्टी, वो इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी या यूईटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, लास्ट टाइम से भी, गैरिसन से, मुख्तलिफ जगहों से मौजूद होते हैं। अच्छा, उस मीटिंग में जितने टॉपिक्स हमारे जो यहाँ पर डिस्कस होते हैं, हमारे जो फाइनल हुए होते हैं इन बिटवीन स्टूडेंट एंड सुपरवाइजर, तो उस तक आप ये हमें लेटेस्ट हम लेके उसको एक डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तब तक आप टॉपिक लिटिल बिट अपडेट कर सकते हैं। तो वो टॉपिक ना वहाँ टाइटल वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको थोड़ी डिस्कशन होती है, उस हवाले से फिर एक्सटर्नल्स उसको अप्रूव करते हैं कि ये टॉपिक जो है ये हर लिहाज से, ग्रामेटिकली, राइटिंग, और ये जो जितने पर्सपेक्टिव्स यहाँ मैंने स्लाइड में मेंशन किए, फिर ये भी पावर पॉइंट में आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं। तो इसमें आप लोगों ने 1-2 चीज़ जो देखनी है, 1-2 चीज़ें जो मेन है, वो ये है कि आप लोगों का ना जो बात मैं आरएम के कोर्स में भी करता आ रहा था, कि आप लोगों ने टेक्नीक को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना अनलेस एंटिल अगर आप बहुत फोकस हो। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एक फील्ड में जा रहे हैं, तो उसमें सपोज आपको एक टास्क करने के लिए 10 to 15 टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आपका माइंड होगा मैंने इसी एक टेक्निक पे काम करना है, ठीक है? लेकिन जब आप काम करते हैं तो मे बी आप उसमें कर ना सकें उस तरह से, या आपको लगे कि ये टेक्निक ज़्यादा सूटेबल नहीं थी, इससे बेहतर टेक्निक ये अवेलेबल थी, इसमें काम हो सकता है, या आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंस दूसरी टेक्निक में थी और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल गए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपने जनरलाइज़ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड भी नहीं करना। इतना जनरल भी होना, काफ़ी जनरल अगर करते हैं तो वो भी उस पे एतराज़ होता है कि ये बहुत जेनेरिक है। तो बहुत जेनेरिक भी ना हो, बहुत स्पेसिफिक भी ना हो। स्पेसिफिक मीन्स कि आप एज़ इट इज़ टेक्निक का नाम मेंशन करें। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जब रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं ना, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक होता है नॉर्मली, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों ने काम कर लिया होता है। हाँ, या फिर ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो इनिशियल स्टेजेस, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सुपरवाइजर्स के साथ काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मीटिंग बाद में होती है। तो ये फिर हो सकता है कि आप लोग अगर स्पेसिफिक किसी टेक्निक में काम करें, तो वो स्पेसिफिक टेक्निक का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं। बाकी कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, वो भी आपके इन बिटवीन सुपरवाइजर होगा, तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। अभी मैं इसके बाद ना थीसिस के टेम्पलेट पे भी आऊँगा, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो कीवर्ड्स बेसिकली जो है नॉर्मली जो मकसद इसका होता है वो सर्चिंग के हवाले से होता है। कीवर्ड्स का मतलब होता है कुछ आपने थीसिस में से जो खास वर्ड्स है ना, वो आपने कीवर्ड्स के तौर पे लिखने हैं। ये ज़्यादा नहीं होते, तकरीबन 3-4
कीवर्ड्स आपके एनएफ है 5 तक मैक्सिमम एनएफ है। तो एक यहाँ थंब रूल था कि 20% आपका जो है ना डेजिटेशन थीसिस को ही कहते हैं, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन ज्यादातर डेजिटेशन का वर्ड जो है ना वो पीएचडी के लिए यूज होता है, पीएचडी डेजिटेशन है। तो मास्टर्स के लिए ज्यादातर थीसिस का वर्ड ही यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादातर थीसिस का वर्ड यूज किया। तो आपका जो कीवर्ड है ना वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। वीक से मुराद है कि वो थीसिस में एक आम सा वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए कि थीसिस का कुछ पर्सपेक्टिव उससे नजर आए, क्योंकि ये सर्चिंग के ज्यादातर ये सर्च पेपर्स में इसकी इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन थीसिस में भी कई दफा ऑनलाइन पब्लिश होती हैं। पीएचडी के तो एचईसी खुद करता है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज भी करती हैं एमफिल थीसिस अपनी वेबसाइट वगैरह पे। तो कीवर्ड्स आपने 5 अराउंड जो है ना वो आपने रखने हैं, 6 तक मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसे वर्ड होने चाहिए जो कि थीसिस में से खास वर्ड्स हों। कोई टेक्निक का नेम हो सकता है, तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेंगे। मैं भी एक रिसर्च पेपर ही मैंने साथ ओपन किया हुआ है आपको लिटरेचर और ये चीजें बताने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इसके बारे में बात करते ही साथ ही माइंड में आती है फेस लुक। तो जो जैसे इंसान की फेस लुक है सबसे पहले वही देखी जाती है, इस तरह जब रिसर्च पेपर पढ़ा जाए या थीसिस पढ़ा जाए तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आपकी फेस लुक है, फेस लुक में जो आपने थीसिस के हवाले से ना आपने ए टू जी सारी बात जो है ना वो यहाँ एक्सप्लेन करनी है। पहली मोटिवेशनल लाइंस होती हैं, फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की लाइंस होती हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। एक ही नॉर्मली ये एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, रेयरली कोई 2-3 पैराग्राफ्स किए जाते हैं। ज्यादातर जो इसमें है ना थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से वो एक ही पैराग्राफ में किया जाता है। जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें कुछ जर्नल्स हैं स्पेसिफिक, वो हेडिंग्स देते हैं अपने टेम्पलेट में कि आप इन हेडिंग्स 4 में 2-2 लाइंस लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली 90% जो है ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट एक ही सेंटेंस में लिखा जाता है। तकरीबन आपका मैक्सिमम जो इसका 150 350 है, लेकिन अगर थीसिस है तो उसमें लिटिल बिट इसमें प्लस हो सकता है। रिसर्च पेपर्स हैं तो उनमें जरा थोड़ा शॉर्ट किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आपने मोटिवेशन, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपने अपनी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका सेंटेंस उसी कंसिस्टेंसी में आगे चलता है। फिर आगे जो आपने मटेरियल्स यूज की, जो चीज यूज की, जो आपने उस तरह से वो आगे उसमें मेंशन होता है, और एंड में फिर आप कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो ये ए टू जी होता है, लेकिन ये एक फेस लुक देता है। एब्स्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट देख के ही आपका थीसिस अगर कोई आगे स्टडी करना चाहेगा तो आपका एब्स्ट्रैक्ट उसे अट्रैक्ट करेगा तो वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इसकी इन डिटेल्स नहीं जाते, कीवर्ड्स खैर बात हमारी हो चुकी है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन पे। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है ना इसमें जो एक थंब रूल है वो ये है कि ये 10% आपका टोटल थीसिस होगा वर्ड काउंट का। ठीक है, तो आप लोग माइंड में रखें अगर आपका 60 पेजेस का थीसिस है तो आपका 6-7 पेजेस का म्यूट, ठीक है, म्यूट बाकी हो। ठीक है, तो ये थंब रूल आप लोग एक माइंड में रखें कि आप लोगों ने जो है ना इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो आपका 60-70 पेजेस का मैक्सिमम, अगर 50 to 70 जा रहा है तो आपका 7 अराउंड पेजेस जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपने ना बहुत बेसिक से उठानी है चीज को। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने स्टूडेंट्स कहते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, इंट्रोडक्शन में आपने ए से शुरू करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी एप्लीकेशन में काम करें, उस एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल्स कि वो एप्लीकेशन क्या किस तरह काम करती है, तो वो उसकी डायग्राम एक फिगर नेट से। अच्छा, एक चीज यहाँ आपने माइंड में रखनी है, मैं लिस्ट ऑफ फिगर्स में भी रिपीट करूंगा। आप कोई बात, किसी किस्म की कोई सेंटेंस देना चाहे कोई फिगर ऐड करना चाहे, कोई भी चीज ऐड करना चाहे, थीसिस में आप लोग एक चीज माइंड में रखनी है कि आप रेफरेंस के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस क्या है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल बुक हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, थीसिस हो सकता है, पेपर हो सकता है, किसी भी जर्नल का हो सकता है। हाँ, इसमें लो क्लास जर्नल भी आ जाते हैं, कुछ जर्नल बहुत लो क्लास है। स्पेसिफिकली इंडिया में तो बहुत सारे जर्नल्स, इंडियन जर्नल्स है जिसमें सिंपल सिंपल से वर्क्स होते हैं। कुछ उसमें ये है कि रिव्यूअर्स जब अच्छे नहीं होते उसके ना, जब रिव्यूअर्स, तो फिर वो उसमें काम थोड़ा बहुत ना, मतलब हल्का काम भी चल जाता है। तो उसमें ये होता है कि कोई कई दफा ना कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग भी होता है। तो कोशिश आपने करना है कि अच्छे जो है ना जो कि पब्लिशर अच्छा है ना, जो अच्छा पब्लिशर है उसके जो है ना रेफरेंस आपने कोट करनी है ताकि आपकी बात वैलिडेट है। आपने कोई बात भी विदाउट रेफरेंस नहीं करनी। अगर आपने रेफरेंस नहीं किया किसी फिगर को, जैसे आप इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि आपने एक फिगर ली है किसी भी चीज की,
ये चीज़ इस तरह बेसिकली ये इस तरह डिज़ाइन हुई थी और इस तरह से आगे आपने बताया कि इस चीज़ में ये है। फिर आपने बताया कि आपने किस एप्लीकेशन में काम किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ रही थी। तो पॉइंट ये है कि आपने जो एक फिगर भी ऐड करनी है ना, तो वहाँ रेफरेंस करना है। क्योंकि अगर अगर आप रेफरेंस नहीं करेंगे तो मे बी आपका एमफिल थीसिस में रिव्यू में इतना हार्ड स्टिक ना हो। क्योंकि एमफिल थीसिस आपका बहुत ज़्यादा डीप रिव्यू में नहीं जाता। इन बिटवीन सुपरवाइजर और एक्सटर्नल रहता है ना। लेकिन अगर आप बात करेंगे रिसर्च पेपर्स की तो वो अ, बहुत जगहों पे जाता है, मतलब डिफरेंट रिव्यूअर्स के पास जाता है, जो उनकी पब्लिशिंग कमेटी उधर जाता है। पीएचडी थीसिस की बात करें तो वो आपका लोकल एक्सपर्ट्स के पास अलग जाता है, फॉरेन के पास अलग जाता है, कमेटी मेंबर्स के पास अलग जाता है। वो तकरीबन आप समझ लें 10-12 डिफरेंट लोग इवैल्यूएट करते हैं और जो उसके रिलेटेड जो आपका रिसर्च पेपर है वो भी बहुत जगह जाता है। तो पॉइंट ये है कि अच्छा, क्वेश्चन ये है एक स्टूडेंट ने किया कि हमें फिगर खुद ड्रॉ करनी होगी, मीन्स कोई कॉपी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद ड्रॉ करेंगे ना तो आप रेफरेंस नहीं करें। अच्छा, एक प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, एक स्टूडेंट था, उसने खुद ड्रॉ की, रिसर्च पेपर पब्लिश के लिए दिया। तो जब पब्लिश के लिए दिया तो वहाँ उन्होंने कहा ये फिगर आप ना, रिव्यूअर्स ने कहा आपने इसको साइट नहीं किया हुआ, साइट कहते हैं आपने इसको रेफरेंस नहीं किया हुआ। तो उसने आगे से फिर आगे कमेंट में लिखा कि फिगर मैंने खुद ड्रॉ की है। अगर खुद ड्रॉ करेंगे तो आप रेफरेंस नहीं करेंगे, और अगर आप किसी की फिगर लेंगे तो आप रेफरेंस करेंगे कि मैंने यहाँ से लिया। ठीक है ना? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के हवाले से बाकी तो आपने ठीक है लिख दिया क्या टेक्निक है। मैंने इसको एज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच का वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि इसमें मैंने ये आपको बताना ही चाह रहा था कि आपने अब करना क्या है एंड में। एंड की कुछ चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि आपने एंड में ना जो इसको एक तो होता है ना कि आपने सेक्शंस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होता है, थीसिस का, कि आपके चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है, चैप्टर 3 में ये है। एक ये चीज़ आ जाती है एंड में, और एक एंड में नोवेलिटी भी आती है कि जो आपके लास्ट पैराग्राफ्स होते हैं ना, उसमें एक चीज़ आप बताते हैं कि आपने इसमें क्या इनपुट दी है। मतलब अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट में आपकी चीज़ समझ नहीं आती ना कि इसमें इनपुट क्या है, ज़रा आपने सपोज़ शॉर्ट वर्डिंग में लिख दिया है, तो वो फिर इंट्रोडक्शन के लास्ट में जाता है। तो इंट्रोडक्शन के लास्ट में जाके वहाँ पर समझ आती है चीज़ के। कई दफ़ा कुछ लोग बुलेट्स में लिख देते हैं, 5 टू 10 बुलेट्स बना दिए, बुलेट्स में डाल के लिख दिया कि इसमें इस तरह से है कि आपने वी हैव, मतलब आपने इस तरह के डेटा पे काम किया, आपने इस तरह के रिजल्ट्स अचीव किया, आपने ये नोवेलिटी ऐड की, ये पहले प्रीवियस नहीं हुआ था। इस तरह के आप 5 टू 7 बुलेट्स बनाते हैं इंट्रोडक्शन के लास्ट में, और साथ आप थीसिस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा इस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर रिव्यू इस हवाले से ना मैं इसको, आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी-सी चेंज करता हूँ, शेयरिंग इस डॉक्यूमेंट पे। तो अच्छा, अब इसमें देख लें, ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें यहाँ ना रिलेटेड वर्क की हेडिंग दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपके लिटरेचर रिव्यू, प्रीवियस वर्क, रिलेटेड वर्क, ये इस तरह की हेडिंग्स आप स्वैप कर सकते हैं वर्ड, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब ये है कि इसमें देखें अब इसमें आपने देखें कि यहाँ पर ना उसने रेफरेंस दिए हुए हैं 32, 36, 32 टू 36। अब इसका मतलब है 32 से 36 के दरमियान सारों ने इस मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड्स पे काम किया, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर मेरे रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं हो रहे। अब आप ये लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन देख लें, 28 से लेके अब आगे चल रहा है। अब देखें इसने लिखा है, ये इस पे देखें, इस पॉइंट पे लास्ट में जो मैंने हाईलाइट किया, ली एट ऑल 34। आपने इस तरह से जो टेक्निक्स को करना है ना, देखें ली फर्स्ट ऑथर है, एट ऑल आपने लिख दिया कि आपने उस बाकी ऑथर्स का नेम नहीं लिखा, डॉट लिख के आगे स्पेस देके आपने रेफरेंस नंबर लिखा, ये 34 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप ये राइट साइड पे ना, राइट वाले कॉलम में नीचे बॉटम पे लास्ट रेफरेंस में 34, एम्प्लॉयड द फास्ट मार्चिकल, मतलब ये इस तरह से उसने उसकी टेक्निक एक्सप्लेन की। तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, रिसर्च पेपर में तो देखिए 2-2 लाइन्स में हुआ है ना, आप हर एक-एक पेपर की जो वर्किंग है ना, उसको एक-एक पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसने क्या किया है, देखिए इसने पहले हैंड ड्राफ्टेड फीचर्स वाले पे अलग दिया, ये अलग दिया डीप लर्निंग में फीचर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ना
लिटरेचर रिव्यू में हेडिंग्स बनानी है, आपका वैसे भी थीसिस है, नॉर्मली रिसर्च पेपर में हेडिंग्स नहीं बनाई जाती, कई दफा रेयर बनाई जाती है, लेकिन थीसिस में आपने डिवीजन कर, क्योंकि देखिए अगले को जब अगला पढ़ेगा ना, आप तो लिख रहे हैं, लेकिन जब अगला पढ़ेगा उसे किस तरह पता चलेगा कि आपने क्या डिवीजन्स की हैं। लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन जो है लेंथी सेक्शन है, रिसर्च पेपर में नहीं, थीसिस में। रिसर्च पेपर में शॉर्ट होता है, रिसर्च पेपर में अपने काम को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो थीसिस है ना, उसमें एक लेंथी सेक्शन है, आपने प्रीवियस जो रिसर्चेस है उसको समराइज करना है इस चैप्टर में। प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर है, तो इसमें आपने बेसिकली जो है डिवीजन्स डालनी है, कि अब वो डिवीजन्स आपको रिव्यू पेपर्स में से मिल जाएंगी, रिव्यू पेपर्स में रिव्यू दिए जाते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगी, साथ आपको रिव्यू लिटरेचर रिव्यू के सेक्शंस में से आपको मिल जाएंगी। तो ये डिवीजन जो है ना, रिव्यू पेपर में ज्यादातर होती हैं। तो डिवीजन का फायदा ये होता है कि आप एक ब्लाइंड सा लिख देंगे ना, एक पैराग्राफ बना बना के, तो वो समझ नहीं आएगा कि आपने किस तरह से, सपोज आपका, अगर मैं वापस इस पे आऊँ तो सपोज आप लोगों की ये देखें ना, अगर आपके सेक्शंस यहाँ होते हैं 10 to 20% ऑफ रिसर्च पेपर आप अगर कह लें, तो आपके अगर 10% बनते हैं 60 पेजेस के 6, तो आपकी ये 10-12 पेजेस का सेक्शन है। और अगर आप 10-12 पेजेस में ये नहीं करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे, तो वो अगले बंदे को समझ नहीं आएगा इस तरह से। तो लिटरेचर रिव्यू जो है, अच्छा एक एक मैं आपको एक चीज बताऊं, टिप है छोटी सी, जिसने जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू स्टडी किया है ना, उतने अच्छे आंसर्स कर सकता है। क्योंकि देखिए जो आंसर, जो क्वेश्चंस होते हैं ना डिफेंस में, थीसिस डिफेंस में, ठीक है, वो नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इतने नहीं होते, ठीक है ना। जो आपके रादर देन बैचलर्स में थे, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, इस तरह की चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्टडी करना। अगर आपने तकरीबन, आप देख लें, अगर आपने अपने रेलिवेंट तो लेटेस्ट पेपर सारे पढ़े हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये काम इन तरीकों से हो सकता है। वो आपसे सपोज ये पूछेगा आपने ये टेक्निक क्यों लगाई है, ठीक है, आप क्या आंसर करेंगे, क्यों लगाई है। आप बताएंगे कि बाकी सारी टेक्निक से ये बेहतर थी, तो क्यों बेहतर थी। आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि भाई इस पेपर में ये मेंशन था कि ये टेक्निक बेहतर थी, बाकी सारों से तो मैंने ये लगा दी, इसमें मैंने थोड़ी इंप्रूवमेंट कर दी। एक पेपर का रेफरेंस एनफ होगा कि आप कहेंगे भी इस पेपर में मेंशन था कि ये, अब एक पीएचडी थीसिस था, डिफेंस हुआ, तो उसने एक ही डाटा पे वो काम किया हुआ था, वो टेक्निक अपनी को लगाई हुई थी, तो उसने कहा कि भी मेरी परसेंटेज इतनी आई है, उसकी इतनी थी, जरा सी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो वो एक बेस पेपर पे पीएचडी थीसिस भी हो जाता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में कितने पेपर्स रिव्यू करने चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा जो पेपर और रेफरेंस होते हैं ना, वो लिटरेचर रिव्यू के होते हैं पूरे थीसिस के। अभी हम आगे बात करेंगे कि आपके तकरीबन 70-80 रेफरेंस होने चाहिए। तो ये जो है ना, ये वेरी करता है, इस चीज से वेरी करता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखिए आपने कोई भी अच्छे 2-3 पेपर ले लिए ना, अगर लिटरेचर रिव्यू के, सॉरी अपनी जो फील्ड है ना आपकी, उसके आपने ले ली, तो उसमें आप उसका लिटरेचर रिव्यू जब देखेंगे ना, तो आपको सपोज 2000 से आपके कोई एक लेगा, फिर आगे बताएगा 2005 में इस तरह से काम हुआ, फिर बताएगा 2007-8 में इस तरह से हुआ, फिर 2009-10 में इस तरह, फिर रिसेंट। तो आपको इस तरह सपोज 20 के करीब पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 20 तक वर्क्स आपको मिल जाएंगे समराइज करने आपने। अच्छा एक और मैं इजी आपको ऑप्शन बता दूं, लिटरेचर रिव्यू में आप एज इट इज किसी का लिटरेचर रिव्यू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखें एक बंदे ने काम किया इस डोमेन में, वो कह रहा है कि इस डोमेन में 2019 में उसने काम किया, वो बता रहा है 2000 से 2019 में इतने काम हो चुके हैं इस डोमेन में, ठीक है ना। अब आप क्या ये बताएंगे कि उसने, आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। आपने भी यही बताना है कि उसमें 2000 से 2019 तक ये काम हुए, आप उसमें उसका काम भी ऐड करें जिसने ये बताया, ठीक है ना। आपको कि एक पेपर मिल गया 2019 का, तो आपने उसी सारा सीक्वेंस को ले सकते हैं, लेकिन वो रिफ्रेज होना चाहिए। और रिफ्रेज बेहतर है, टूल बॉक्स किसी आप यूज ना करें, कोई टूल इंटरनेट से आप यूज ना करें, आप उसे सेंटेंस को उल्टाएं। मैं ये एक चीज देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सेंटेंस को ना 180 पे शिफ्ट करें, ठीक है ना। आपने ए बी से सी निकाला, ठीक है, तो आप उसमें लिखें हम सी अचीव किया, सॉरी इसने ए बी से सी निकाला, तो उसको आप लिख सकते हैं इसने सी अचीव किया ए और बी को मिलाने से, ठीक है ना। सेंटेंस को टोटल उल्टा दें, तो प्लेजरिज्म जो है वो आपका रेयर हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आपकी डोमेन डिपेंड करती है कि उसमें कितने काम हुए हैं ज्यादा। तो वो तकरीबन आप क्या ना लिटरेचर रिव्यू सेक्शन
लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। तो बहुत लेंथी भी नहीं करना क्योंकि आपका पीएचडी थीसिस नहीं है, एमफिल थीसिस है, लेकिन ये है कि जितना आप लोग इसमें अच्छा जाएंगे ना, उतना आप लोगों के लिए कन्वीनियंस होगी आगे की, और आगे ना फर्दर आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आंसर्स वगैरह करने में। ठीक है, लिटरेचर सेक्शन जो है आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने मेथोडोलॉजी पे आना है। अच्छा, मेथोडोलॉजी सेक्शन जो है ना, वो आप लोगों का बेसिकली ये एक सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो प्रैक्टिकल में 2-3 बातें यहाँ बताऊँ टेक्स्ट के अलावा, एक आपने सिस्टम डायग्राम बनानी है। ठीक है, जो प्रॉब्लम, अच्छा कॉमन मिस्टेक्स मैंने एंड में लिखी है, यहाँ मैं वो मिस कर गया था, मुझे माइंड में आई है। मैंने थीसिस कई देखे, कुछ स्टूडेंट्स के वो थीसिस लिख के लेकर आते हैं एंड उसमें मेथोडोलॉजी सिस्टम डायग्राम लिखती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपसे बात की, सबसे पहले थीसिस देख के एब्स्ट्रैक्ट देखा जाता है, फेस लुक। फिर अगर नोवेल्टी समझ ना आए तो वो कई कुछ लोग इंट्रोडक्शन के एंड में बुलेट्स में चेक करते हैं क्या इसने नोवेल्टी की है। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर को समझने के लिए, वो ग्राफिकल एक इमेज होता है, उसे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम डायग्राम का वर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम पाइपलाइन का वर्ड भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक डायग्राम का वर्ड भी बोलते हैं। वो एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें इनपुट और सारे स्टेप्स और आउटपुट जा रहे हैं लेबल के साथ। ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम डायग्राम जो है ये मेथोडोलॉजी का हार्ट है। ठीक है ना, कि अगर आपको अगर ये आप ऐसे रिसर्च पेपर में भी कर सकते हैं काम। अगर आपको सपोज कोई रिसर्च पेपर समझ नहीं आ रहा, अगर आप रिसर्च पेपर को थीसिस से मिलाते हैं ना, तो वो समझ उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है ना, थीसिस 60 पेजेस का और एक रिसर्च जर्नल पेपर आपका 20 पेजेस का होता है, और कॉन्फ्रेंस पेपर है तो 5 पेजेस का होता है, तो वो समझ लें उसी की शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपको एक रिसर्च पेपर भी समझ नहीं आता एब्स्ट्रैक्ट से, फिर आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में देख लें कि इसने किया क्या, या आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं सिस्टम डायग्राम को। तो मेथोडोलॉजी में ज्यादातर जो है ना, अच्छा इसमें एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो थी, ये तो एक राइटिंग है ना, इसमें एक थ्योरी है, तो जो प्रैक्टिकल जो पॉइंट है ना, वो ये है कि एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने इसको चलाना किस तरह से। देखें, कुछ काम आपने किया होगा, कुछ काम प्रीवियस किया होगा, ठीक हुआ होगा। आप लोगों ने इसमें प्रीवियस को पहले एक लिखा, ये काम इस तरह हुआ था, इस पेपर का आपने सपोज ली एट ऑल 37, इस रेफरेंस पे आप बता रहे हैं ये काम हुआ था, उसने ये किया। फिर आगे आप आएंगे कि उसने इस तरह से किया, फर्दर आगे हुआ। तो ज्यादातर आपने इसमें क्या करना है कि प्रीवियस वर्क्स को ना आपने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। जो टेक्निक आपने आगे यूज किया फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, प्रॉपर उसका सेक्शन आएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। जो आपने जो भी मेथोडोलॉजी आपकी यूज हुई है उसकी फिर अलग फिगर आएगी उसमें। ठीक है, और अगर वो मेथोडोलॉजी किसी और की है, आपने उसी को यूज किया है, तो वो आप उसको साइड करेंगे, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं। तो मेथोडोलॉजी सेक्शन जो है ना आपका इस तरह से चलेगा। तो अच्छा, ये मीटिंग मे बी एंड हो जाए 10 मिनट्स में, फिर देखते हैं अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो मेथोडोलॉजी में आपने 2-3 चीजें जो याद रखनी है, वो ये रखनी है कि आपने सिस्टम डायग्राम खुद बनानी है। ठीक है, ये सिस्टम डायग्राम आप किसी की नहीं ले सकते, वो आप वर्ड में ब्लॉक से बना सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, कई तरीके हैं, इंटरनेट पे कई तरीके हैं, आप बना सकते हैं। तो वो आपका जो मेथोडोलॉजी है ना, वो एक रिव्यूअर भी जो रिव्यू करेगा ना, सबसे पहले मेथोडोलॉजी आपकी चेक करेगा कि आपने मेथोडोलॉजी में क्या स्टेप्स यूज किए। तो क्वेश्चन आपसे अगर वो करना चाहें तो फिर उसके बाद आपने उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि ये मेथोडोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रीवियस इस तरह से काम हुआ है। फिर आपने वही जो बात कर चुका हूँ कि आपने फिर अपने जो टेक्निक है उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। अच्छा, उसके बाद एक रिजल्ट सेक्शन है। रिजल्ट सेक्शन का वर्ड काउंट कम होता है, लेकिन इसमें जो है ना बाकी चीजें ज्यादा होती है। मतलब अब डिपेंड्स कि आपका काम किस तरह का है। इसमें टेबल्स होंगे, वो टेबल्स आपने बनाने हैं, और टेबल्स बनाकर आप लोगों ने, अगर मैं शेयर स्क्रीन पे अगर जाऊँ ना, तो अगर इस पेपर में कोई हो मौजूद, हाँ ये देख लें, ये इसकी मतलब बल्कि आपको प्रॉपर एक एग्जांपल मिलेगी। ये देख लें, ये इसने सिस्टम ठीक है ना, ये इनपुट से आउटपुट तक ये बता रहा है, इस तरह से बनाएंगे। और इसके अलावा अगर हम इसके रिजल्ट सेक्शन में ये देखें, इसने यहाँ टेबल बनाया हुआ है, ये तो मेथोडोलॉजी का टेबल, ये टेबल रिजल्ट्स का टेबल। ठीक है, इसने लेफ्ट साइड पे ना प्रीवियस जो वर्क्स है ना उनको यहाँ पर किया है रेफरेंस। ठीक है, इसने यहाँ पर प्रीवियस वर्क्स को यहाँ पर किया है रेफरेंस लेफ्ट साइड पे, कि ये ऑथर्स हैं, ये इनके रेफरेंस हैं, और ये इनकी
मतलब आपने सपोज किसी डेटा पे काम किया हुआ है तो वहां पर आपने जितने भी है ना सिस्टम डायग्राम, अच्छा चलिए मैं उस पर एक बार दोबारा बात करता हूँ। देखें ये जो आपने लेफ्ट साइड पे है ना, ये आपने ऑथर्स का लिखना है और एंड में नॉर्मली आपका अपना होता है पार्ट। जिस तरह ये देखें, ये टेबल 2 जो है, एंड में आपका होगा कि अपना आपका, या आप योर वर्क, आप माय ओन वर्क लिख दें, यहाँ पर लिख देंगे मेरा वर्क सबसे बेहतर है। अच्छा, आप क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बेहतर नहीं है काम, अगर आपका काम बेहतर नहीं है तो आपका किसी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, ये एक सिस्टम डायग्राम है। देखें, सिस्टम डायग्राम जो है ना, उसमें आपकी इनपुट होगी, ठीक है? फिर फर्दर जो आपका सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है, फिर फोर्थ स्टेप है, फिर आपका फाइनल स्टेप है, वो जो भी है, ठीक है? तो ये अब इसने देखें इनपुट एक वैसे यहाँ इमेज डाला है इस तरह से, फिर आगे उसने बताया मैंने ये ऐड किया है, फिर आगे उसने कहा है कि ये एक सिस्टम आगे चल रहा है, इसमें जा रहे हैं इमेजेस, इस तरह से ये काम हो रहा है और एंड में इसने आउटपुट दे दिया। तो ये खैर मुश्किल है, से कॉम्प्लेक्स ही नज़र आ रही है, तो आप इसको सिंपल सा भी बना सकते हैं, ठीक है ना? सिस्टम डायग्राम बेसिकली आपके इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो-जो स्टेप्स है ना, सिर्फ उनके ब्लॉक्स भी आप देते हुए ना, लेकिन वो एक-एक स्टेप को एक्सप्लेन करेगी कि आपके ना एक-एक स्टेप कौन-कौन सा हो रहा है। कोई आपने जो-जो स्टेप आपने यूज़ किए हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में, और वो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो एक बंदे को समझ आए कि यहाँ से इनपुट इसने किया, फिर ये किया, फिर ये किया और ये इसकी अचीवमेंट है। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं उस पे। तो रिजल्ट सेक्शन जो है ना, उसमें आप लोगों ने आपके इमेजेस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, रिजल्ट सेक्शन में ग्राफ्स हो सकते हैं। वो अब डिपेंड करता है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या करना है। जो रिलेटेड रिसर्च पेपर्स आपके होंगे ना, उसमें आपने देखना है कि आपकी जो डोमेन है, जिसमें आपने काम किया, उसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं। जिस तरह के रिजल्ट होंगे आपने वही जनरेट करने हैं, ठीक है? अगर उसमें ग्राफ्स ज़्यादा है तो आपने ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है? अगर उसमें इमेजेस ज़्यादा है, आपने इमेजेस बनाने हैं। ये आपको लिटरेचर से सारी समझ आए। लिटरेचर रिव्यू में 2-3 पेपर्स का आप रिजल्ट सेक्शन देखेंगे, वो जो रिजल्ट सेक्शन उसने बताया होगा आपने, और ये करना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आप उस पेपर से कंपैरिजन दे रहे हैं, तो आप उस वाले ग्राफ, आप जब तक वो ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप कंपैरिजन नहीं दे सकते, ठीक है ना? तो ये जो रिजल्ट में कौन-कौन से टेबल, या आपकी डोमेन में क्या-क्या टेबल्स या क्या कौन-कौन सी इमेजेस या क्या कौन-कौन से ग्राफ्स आते हैं, ये सिर्फ आपको अपने ही लिटरेचर रिव्यू के पेपर्स में से आपको मिल जाएगा। वो आपने बस उसमें देख लेना है। तो जिस तरह के प्लॉट्स आपको मिलेंगे, बस वो चीज़ें आपने ऐड करनी है। डिस्कशन सेक्शन जो है, वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। रिसर्च में कहा जाता है कि डिस्कशन सेक्शन जो है ना, उसकी वो कहते हैं तो मेन सेक्शन है डिस्कशन, जो रिसर्च रिसर्च का सेक्शन है। क्योंकि बेसिकली रिसर्च में डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सेक्शन इन शॉर्ट, अगर मैं प्रिसाइज़ वर्डिंग में बताऊँ, तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस शो करता है, ठीक है ना? जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आपकी फेस लुक था, उसके बाद अगर बात करें हम इंट्रोडक्शन उस एप्लीकेशन और सारी चीज़ों को बेसिक्स बता रहा था, लिटरेचर प्रीवियस बता रहा था, मेथोडोलॉजी आपका काम बता रहा था, रिजल्ट्स बता रहा था, आपकी अचीवमेंट। तो डिस्कशन बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। ये एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे अ, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने फर्दर इसमें काम करना है। इसमें आप बहुत से और किस्म के ग्राफ्स जो कि आपने रिजल्ट्स में नहीं दिए, वो बताएँगे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने फ़ील की, इसमें साइटेशंस भी होंगी प्रीवियस वर्क्स की। कि देखिए, आप बताएँगे उस ऑथर ने ये इस तरह से काम किया था और इस तरह से था, लेकिन हमने इस तरह से किया, हमें ये बेहतरी इस तरह फ़ील हुई, इस तरह नहीं। ये आपका प्रॉपर एक एक्सपीरियंस जो आपने फ़ील किया ड्यूरिंग, आपने प्रॉपर एक रिसर्च की, उसमें एक्सपीरियंस आपके जो थे, वो इस सेक्शन में फ़ील हो। ये बहुत शॉर्ट नहीं होगा, ये दरमियाना सेक्शन होगा। रिसर्च पेपर में तो इसकी इम्पोर्टेंस होती है, आप 4-5 पेजेज़ का भी ले जाएँ तो ये इस पे एतराज़ नहीं होता। रादर दैन लिटरेचर के सेक्शन में एतराज़ होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन पे एतराज़ नहीं होता, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये लेंथी ही किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इस सेक्शन के हवाले से, रादर दैन ये जिसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे हैं, थियरी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल टिप, एक छोटी-सी चीज़ जो कि आपने इसमें ऐड करनी है जो स्टूडेंट्स नहीं करते, वो ये है कि अपने काम की एक ऐसी चीज़ जो आप बता सकेंगे, ये चीज़ मेरे काम में बहुत मतलब ये एक ऐसा, एक इसमें मेरे काम का एज है, एक प्लस पॉइंट और एक नेगेटिव। ये आप चीज़ याद रखें कि आपने ये कहना है कि आपका काम अच्छा है, ठीक है? जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि मेरा काम सबसे ही अच्छा है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, ठीक है? रिसर्च का जो है ना एक सर्कल है, ये चलती रहेगी, इससे बेहतर भी काम आ सकता है। लेकिन डिस्कशन सेक्शन में आपने एक जो है अपना बेस्ट
और एक अपना वर्स्ट बताना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो पूछा भी जाता है कि आपका काम हर लिहाज से बेस्ट था। ये अब आप लोगों ने देखना है कि आप कहाँ पर वीक थे, आपका काम कहाँ पर वीक था, वो आपने बताना है कि ये यहाँ पर वीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बेस्ट है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर रोबस्ट है, यहाँ पर वीक है। ये एक छोटी सी टिप है जो कि आपने इसमें ऐड करनी है, जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो भूल जाते हैं। कंक्लूजन सेक्शन जो है वो एक अच्छा, इसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं सेशन को? जी सर, दोबारा हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ना मैं एंड करके ना फिर दोबारा से स्टार्ट करके आपको व्हाट्सएप वो सीआर को भेज दूं, सीआरस को। सर इसी के ऊपर दोबारा लॉगिन कर लेंगे सारे, आप इसी से मीटिंग स्टार्ट करें ना, तो हम दोबारा उसी लिंक से जिससे पहले किया था वही पासवर्ड चलेगा, वही कोड चलेगा, हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक हो गया।